हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा अकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। आज हम आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग लेकर आए हैं। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का थोड़ा-सा ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू में हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। हमेशा जैसे इंट्रोडक्शन हम लेते हैं, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। फिर इसमें हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। हम अपने डेटा को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैली, मार्क्स और पिक्टोग्राफ, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हम पिक्टोग्राफ को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब उससे कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कैसे हम पिक्टोग्राफ को स्टडी करके उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इस चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा? डेटा हैंडलिंग। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, एक तरीके से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम कुछ भी चीज़ कहीं पे भी हम कोई भी अपने आसपास कुछ भी चीज़ हम देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, एक तरीके का वो डेटा ही रहता है। लेकिन उस डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, इस चैप्टर के थ्रू हम ये स अपना डेटा ऑर्गेनाइज़ करना और रिप्रेज़ेंट करना सीखेंगे। तो अगर हम बड़े ही कॉमन से एग्ज़ाम्पल्स लें, जैसे कि अगर हम अपनी क्लास में टीचर्स के बारे में बात करें, तो क्या होता है कि क्लास में हम टीचर्स को देखते हैं कि वो अटेंडेंस हमारी लेती हैं, सारा उनके पास रिकॉर्ड रहता है। वो भी क्या है, एक तरीके का डेटा है। टीचर्स क्या करती हैं, वो डेटा रिकॉर्ड करके रखती हैं कि क्लास में आज कौन-सा बच्चा आया है, कितने दिन वो प्रेज़ेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा है, तो पूरे मंथ का उनके पास रिकॉर्ड रहता है। और एक हमारा फेवरेट और एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली वी सी स्कोरबोर्ड आफ्टर एवरी क्रिकेट मैच दैट गिव्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैच। अभी हाल-फिलहाल में भी आई थिंक क्रिकेट मैचेस हुए हैं और आई अब तो शायद आईपीएल भी स्टार्ट हो गया है। तो हर मैच के बाद हम लोग क्यों स्कोरबोर्ड क्यों देखते हैं स्क्रीन पे, ताकि हमें इन शॉर्ट पूरे मैच में क्या चीज़ हुई है उसके बारे में हमें पता चल जाए, वो भी एक तरीके का डेटा रहता है। फिर हम अपने घर पे हमने देखा होगा हमारी मम्मियों को, एक उनकी बुक रहती है, एक डायरी रहती है जिसमें वो सारा अपना जो भी उनका बजट रहता है, कितनी चीज़ पे कितना खर्चा हुआ, कितना आया, कितना गया, वो सारी चीज़ें वो मेंटेन करके रखती हैं, वो भी क्या है, एक तरीके का डेटा है। Then we see several kinds of information consisting of numbers, names, figures, etc. This is called data. अब डेटा क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में हो। वो नेम्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो फिगर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है डेटा। तो सिंपली हम कह सकते हैं अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है, किसी भी चीज़ का, नंबर्स का, किसी भी चीज़ का एक कलेक्शन है जिसके थ्रू हमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की बात नहीं हो रही है। ज एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लें कि जैसे अगर क्लास में टीचर पूछती है कि आज कौन-कौन सा स्टूडेंट प्रेज़ेंट है, तो आप अपने नाम बताओ बस। तो वो क्या है, वो भी अगर हम अपने नाम बता रहे हैं सिर्फ, तो वो क्या है, हम सिर्फ नेम्स दे रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक तरीके का डेटा है। तो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, नंबर की फ़ॉर्म में हो सकता है, नेम की फ़ॉर्म में हो सकता है, फिगर की फॉर्म में हो सकता है, लाइक हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं उसके फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है डेटा। आइए चलिए अब बात करते हैं हमारे डेटा को कलेक्ट करने की एंड देन उसको ऑर्गेनाइज करने की। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें डेटा चाहिए होगा, भाई हमारे पास कोई चीज़ होएगी तभी तो हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कबर्ड में अगर हमारे पास क्लोथ्स होंगे, हमारे कपड़े होंगे, तभी तो हम उनको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। जब कबर्ड में क्लोथ्स ही नहीं होंगे तो हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका। सपोज अ क्लास इज प्रिपेयरिंग टू गो फॉर अ पिकनिक, द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट्स out of banana, apple, orange or guava. One of the students is asked to prepare the list. She prepared the list and handed it over to the teacher. अब एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है कि एक क्लास है, पिकनिक प्लान कर रही है, तो टीचर ने कहा रिफ्रेशमेंट के तौर पे हम आपको फ्रूट्स देंगे, तो आप हमें बताइए कि इन फ्रूट्स में से कौन कौन सा बच्चा
कौन से बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है, तो आप वो लिस्ट प्रिपेयर करके हमें दे दीजिए और हम उसी तरीके से अपना जितना भी फ्रूट हमें मंगवाना होगा हम मंगवा लेंगे। तो एक बच्चे से कहती है टीचर तो कि ये सारा जो डेटा है, आप ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा बच्चे को कौन सा फ्रूट चाहिए, तो आप उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके दे दो। तो कोई भी बच्चा है जो भी है उसने एक लिस्ट प्रिपेयर करी जिसमें एक साइड उसने लिस्ट में नेम लिखा जो भी स्टूडेंट्स हैं, और उनको एक साइड एक कॉलम में लिखा कि कौन से फ्रूट्स उनको चाहिए। तो ये उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी अपनी क्लास से। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का हमारा डेटा हो गया। हाँ भाई, उसने लिस्ट बना ली और जाके मैम को दे दी। So as we can see, students successfully submitted the choices of the students, but it is time consuming to read all the raw data. अब यहाँ पे raw data क्या है, यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस हुई है raw data. raw data मतलब जिस भी तरीके से या जैसे भी हमने अपना डेटा कलेक्ट किया उसको एज इट इज हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट भी नहीं किया, मतलब वो डेटा कलेक्ट करना, जैसे हम अगर प्रोजेक्ट अगर अपना बनाते हैं तो उसके लिए हम इतनी सारी रिसर्च करते हैं, नोट्स करते हैं, सब कुछ ये सारा कुछ लिखकर एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं। तो वो जो होता है हमारा किस तरीके का डेटा रहता है, रो डेटा होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट सबमिशन जब हम उस प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं हमारी टीचर्स को, तो क्या हम वो ऐसे ही अपनी गंदी सी राइटिंग में और जो इतना मैसी सा वर्क होता है उसी तरीके से दे देते हैं? नहीं, हम उस डेटा को क्या करते हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, देन हम अपनी वो फाइल अपनी टीचर्स को सबमिट करते हैं। सो जैसे कि हमने अभी पिछली वाली टेबल में देखा, जो बच्चे ने डेटा कलेक्ट किया था, लिस्ट बनाई थी, तो अब टीचर्स के पास सिर्फ एक क्लास तो होती नहीं है, उनके पास बहुत सारी क्लासेस होती है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, और यहाँ पे तो चलो लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक क्लास में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर वन बाय वन तो नहीं देख सकती ना कि किसको हाँ इसको बनाना चाहिए, या इसकी चॉइस एप्पल है, गुआवा है, जो भी है। तो ये वाला जो डेटा है एक तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। डेटा को देख के हम क्विकली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि हाँ कितने बच्चे को कितने बनाना चाहिए, कितने बच्चे हैं जो बनाना प्रेफर करेंगे, कितने बच्चे हैं जो गुआवा प्रेफर करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, टू अरेंज द डेटा टू गेट द इंफॉर्मेशन क्विकली। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जल्दी से मिल जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे डेटा को अरेंज करना पड़ता है। सो वी कैन शो आवर डेटा इन टेबुलर फॉर्म बाय यूजिंग टैली मार्क्स और बाय यूजिंग पिक्टोरियल फॉर्म। हमारे सिलेबस में जो गिवन है, दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को, एक तो टैली मार्क्स की हेल्प से और दूसरा पिक्टोरियल फॉर्म में। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हम अपने डेटा को और किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार ग्राफ के थ्रू यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक टर्म आती है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के थ्रू हम अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ना है, टैली मार्क्स और पिक्टोरियल, या जिसको हम पिक्टोग्राफ भी कहेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो टैली मार्क्स और पिक्टोग्राफ ही हम इस चैप्टर में देखेंगे, इसी का ही कंसेप्ट सीखेंगे कि इन दोनों मेथड से हम कैसे अपना डेटा अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट जो मेथड है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है हमारा, टैली मार्क्स। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। टैली मार्क्स आर अ सिंपल वे टू रिकॉर्ड एंड काउंट डेटा। दे आर यूज्ड टू कीप ट्रैक्स ऑफ नंबर्स बाय मार्किंग बाय मेकिंग स्ट्रोक्स। अब इसमें टैली मार्क्स को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, क्या है ये एक्चुअल में देखते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रोक्स को यूज करके हम अपना डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। अब टैली मार्क्स को या स्ट्रोक्स को यूज करने के कुछ रूल्स हैं, जिसमें हमें क्या है कि वन सिंगल स्ट्रोक रिप्रेजेंट्स वन आइटम और यूनिट। अगर हम सिर्फ एक लाइन बनाएंगे तो वो सिर्फ नंबर वन ही रिप्रेजेंट करेगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे टू लाइन्स बनाई हैं, लाइक वन, एक तरीके से वन बनाए हैं, तो ये क्या कितना नंबर रिप्रेजेंट करेगा, टू रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं सेम थ्री ऐसे बार्स या इसको स्ट्रोक्स अगर थ्री स्ट्रोक्स अगर मैं यूज कर रही हूँ तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर मैं 4 स्ट्रोक्स लगा रही हूँ तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ 4 नंबर, जो भी आइटम या कुछ भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो 4 ही है. नाउ टू रिप्रेजेंट एवरी फिफ्थ आइटम, it is represented by a diagonal stroke across the previous 4 strokes. यहाँ पे 4 FOUR वाला 4 है. अब फिफ्थ, अगर हमें 5 नंबर रिप्रेजेंट करना है तो 5 नंबर हम टेली मार्क्स की हेल्प से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4. ये 4 स्ट्रोक्स तो हमने सीधे सीधे जैसे हम डालते आए हैं वैसे डाल दिए, बना दिए. लेकिन फिफ्थ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके ऊपर एक डायगनली एक लाइन बनानी पड़ेगी. तो इस ये जो पूरा जो ये फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें, कि ये क्या शो कर रहा है? 5 नंबर शो कर रहा है. लाइक जैसे अगर हमें 10 रिप्रेजेंट करना है टेली मार्क्स की हेल्प से, तो 1 2 3 4. फिफ्थ नंबर के लिए हमें क्या करना है? ये लाइन, डायगनल वाली लाइन बनानी है. देन आगे फिर 6 7 8 9 9 तक सिमिलर स्ट्रोक्स हो जाएंगे. फिर अगेन 10 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायगनल यूज करना पड़ेगा. बेसिकली अगर कहा जाए तो जो मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अब मल्टीपल्स क्या होता है, कि मल्टीपल्स क्या होता है आपको अच्छे तरीके से आता होगा, चैप्टर में पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 3 में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में. तो एवरी फिफ्थ नंबर जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वो डायगनल वाले स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी जो 4 स्ट्रोक्स हमने ऑलरेडी बना दिए हैं उसको क्रॉस करते हुए. आइए चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है. Ekta is asked to collect data for size of shoes of students in her class 6th. Her findings are recorded in the table shown below. Then prepare a table using Telemarks. क्लास 6 की एक स्टूडेंट है एकता, जिसको जिसको डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला गया. वो डेटा क्या है कि जो भी उस क्लास में स्टूडेंट्स हैं सबके शू साइज की एक लिस्ट बनानी है और उसको हमने क्या करना है? टेलीमार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. अब जो एकता ने डेटा कलेक्ट किया है ये क्या है? हमारा रो डेटा है. रो डेटा को हमने किस में चेंज करना है? टेलीमार्क्स में चेंज करना है. तो पहले देखते हैं ये जो शू साइज हमें गिवन है, मिनिमम नंबर क्या है शू का और मैक्सिमम नंबर क्या है, क्या क्या नंबर्स हमें गिवन है. पहले शू साइज वाले कॉलम में वो लिख लेते हैं. टेलीमार्क्स को जब भी, टेलीमार्क्स की हेल्प से जब भी हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे ही 3 कॉलम्स बनेंगे, जिसमें सेकंड में टेलीमार्क्स रहेगा, लास्ट में वो क्या चीज बता रहा है, किस किस के बारे में बात हो रही है, लाइक वो कितने नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ आइटम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर हम इसको फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं. नॉर्मली बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में यूज करते हैं. यहाँ पे आपको गिवन रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बताना पड़ेगा कि हाँ 4 साइज का शू जो है वो इतने स्टूडेंट्स पहनते हैं. और ये टेबल हमें खुद से बनानी पड़ेगी, टेबल पेपर में बनी हुई नहीं आएगी. कॉलम्स खुद से बनाने हैं, रोज एंड कॉलम्स. तो सबसे पहले हम हमारा शू साइज लिख लेते हैं. कहाँ से स्टार्ट है? 4 से स्टार्ट है. 4 5 नंबर भी है, 6 साइज भी है, 7 भी है और लास्ट में क्या है? 8 है. अब टेलीमार्क्स, अब इसको हमने क्या करना है कि 4 नंबर कितनी बार आया है, यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है वो देखना है हमने, और वो हम फ्रीक्वेंसी में या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में फिल कर देंगे. अगर हम इस तरीके से काउंट करने बैठे, जैसे 4 में देखूं कितनी बार आया है, 1, फिर सेकेंड रो में 2 3 4, थर्ड रो में 5, इस तरीके से अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये हमारे लिए, और हो सकता है इसमें हम कंफ्यूज भी हो जाए, तो एरर के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं. तो हम एक सिंपल मेथड यूज करेंगे. जैसे हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं. अब ये आप डिसाइड करिए कि आपको ऐसे रो वाइज जाना है या फिर कॉलम वाइज जाना है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 5 से. तो सबसे पहले 5 दिया हुआ है तो मैं देखूंगी मेरा 5 वाला कॉलम कहाँ पे है. टेली मार्क हमें यहाँ पे गिवन है, तो 5 के आगे मैं एक टेली मार्क लगा दूंगी क्योंकि अभी तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 मार्क मैंने 1 स्ट्रोक यहाँ पे यूज कर लिया. फिर चलते हैं 4, नेक्स्ट नंबर है हमारा 4.
तो 4 के आगे एक स्ट्रोक लगा दिया। देन अगेन 5, तो 5 वाले कॉलम में, 5 वाले रो में मैंने एक और स्ट्रोक लगा दिया कि हाँ 2 5, इस 2 स्ट्रोक्स का मतलब है कि अभी तक हमने कितने 5 काउंट कर लिए, 2 5 काउंट कर लिए हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। अब ये सेकंड कॉलम में चलते हैं। सबसे पहले गिवन है 4, तो ये एक स्ट्रोक गया 4 के लिए। देन अगेन 5 है, तो 5 वाले में एक स्ट्रोक आएगा। देन 7 गिवन है, 7 में एक स्ट्रोक आ गया। नेक्स्ट थर्ड कॉलम पे चलते हैं, अगेन 7 है, तो 7 वाले कॉलम पे पहुंच जाते हैं। फिर 6 है और एक और 6 है, 2 6 हमें गिवन है, तो 6 वाले कॉलम में 1 2 2 6 हो गए। इस मेथड से क्या रहेगा, आपका एरर होने के चांसेस भी कम रहेंगे और जल्दी जल्दी आप इसको फिल भी कर लोगे टेबल को। देन अगेन 5 आ गया, 5 ये रहा। देन 8 आया है, 8 एक ही बार आया है अभी। देन 7, एक और बार 7। फिर चलते हैं 6 को रिप्रेजेंट करना है, फिर से 7 आ गया। अब 5 को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें 5 वाले कॉलम में आना पड़ेगा, 5 वाली रो में। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम 4 स्ट्रोक्स बना चुके हैं, तो फिफ्थ स्ट्रोक के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फिफ्थ स्ट्रोक नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायगोनल बना देंगे, मतलब डायगोनल वाला स्ट्रोक यूज करेंगे। नेक्स्ट है 7, 7 में भी 4 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, ये फिफ्थ टाइम आ रहा है, तो डायगोनल वाला स्ट्रोक। देन 4, देन अगेन 7। अब यहाँ पे दोबारा से हमारा 1 की तरह जैसे नॉर्मली हम स्ट्रोक ड्रॉ करते हैं। फिर है 3 टाइम्स 6 दिया हुआ है, 1 टाइम हो गया, लेकिन फिफ्थ टाइम रिपीट होगा तो उसके लिए डायगोनल वाला स्ट्रोक, एक 6 हो गया, 2 6 और रिप्रेजेंट करने हैं, 1 2। फिर चलते हैं 2 टाइम्स 5 हमें गिवन है, 1 2, देन 4, देन 2 टाइम्स 6 हमें गिवन है, 1 टाइम 2 टाइम। फिर आ जाएगा हमारा 8, देन अगेन 6। अब 6 4 स्ट्रोक्स ऑलरेडी हमने लगा दिए हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल वाला स्ट्रोक यूज करेंगे। देन 4, 4 में भी हम डायगोनल स्ट्रोक यूज करेंगे। देन 7, फिर है 5, एंड देन लास्ट में एक और 6। आइए अब इनसे हम अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्चुअली नंबर कितने थे वो फिल कर लेते हैं। 5 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है टेलीमार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने के लिए हम टेलीमार्क्स को ही देख के हम अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला कॉलम फिल करेंगे। यहाँ पे शू साइज देख के मत फिल कर दीजिएगा, एरर होने के, मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो ये हो गया 5, देन ये पूरा जो है 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में 3 स्ट्रोक्स हो रहे हैं, 6 7 8। 6 वाले कॉलम में 6 जो शू साइज है वो कितने स्टूडेंट्स प्रेफर, कितने स्टूडेंट्स का है, ये हो गया 5, 5 2 10, 2 ग्रुप उस तरीके से बन गए डायगोनल वाले, एंड 1 11। देन 5 6 7, 7 पे 7 ही आ गया, एंड 8 जो शू साइज है वो कितने स्टूडेंट्स का है, 2 स्टूडेंट्स का है। एज आई कैन सी हेयर 6 जो है यहाँ पे 10 टाइम्स आया है, ना कि 11 टाइम्स। सो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ओके गुड। 6 जो है यहाँ पे 10 टाइम्स रिपीट हुआ था, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को टेलीमार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं टेलीमार्क्स की हेल्प से। आइए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। मैथ्स का टेस्ट हुआ है, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो टेस्ट भी इन्होंने मैथ्स की बुक में मैथ्स का ही दिया है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स यहाँ पे गिवन है, उनको हमें एक तो टेली मार्क्स में अरेंज करना है,
और दूसरा हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है इस डेटा से रिलेटेड, उसका भी हमें आंसर करना है। तो आइए चलिए अपना टेबल बनाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, 3 कॉलम्स बनेंगे जिसमें एक में मार्क्स रहेगा, फिर टेली मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे अपना, और लास्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके वो मार्क्स आए हैं। सो 1 से लेके 1 भी है, 2 भी है। डेटा में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 1 से लेके पूरे कितने कहाँ तक नंबर्स जा रहे हैं। 2 नंबर भी आए हैं, 3 भी आया है, 4 भी है, 5 भी है, 6, 7, 8, 9। 10 मार्क्स का टेस्ट था लगता है, किसी के फुल मार्क्स नहीं आए। इनके नंबर लिख लेते हैं, क्या क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 जो है वो 2 है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 3 मार्क्स भी 3 ही स्टूडेंट्स के हैं। देन 5 पे हो गया, 6, 7 स्टूडेंट्स के 4 नंबर आए हैं, 6 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स आए हैं, अगेन 7 स्टूडेंट्स के 6 मार्क्स आए हैं, 5 स्टूडेंट्स के एग्जैक्टली 7 मार्क्स आए हैं, 8 स्टूडेंट्स 8 मार्क्स आए हैं हमारे 4 स्टूडेंट्स के, और 9 मार्क्स आए हैं कितने स्टूडेंट्स के, 3 स्टूडेंट्स के। आप चाहो तो अपना काउंटिंग वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड भी कर सकते हो। ऐड करके हमें पता था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना गिवन है, 40 गिवन है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडिशन 40 आ रहा है, इट मीन्स हमने ठीक तरीके से उसको काउंट किया है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन भी 40 ही दे रही है, तो इसका मतलब हमने ठीक काउंट किया, टेबल हमारी एकदम करेक्ट बनी है। तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। नीचे कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। अब ये जो टेबल हमने बनाई है, इस टेबल की हेल्प से हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो या तो 7 के इक्वल हैं या 7 से ज्यादा आए हैं, या तो 7 के इक्वल और 7 से ज्यादा। अब 7 से इक्वल और 7 से ज्यादा के लिए हमें जाना पड़ेगा, 7 भी इसमें इंक्लूड रहेगा क्योंकि इक्वल टू भी बोला गया है 7 के लिए। तो 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है। और क्योंकि 7 से ज्यादा की बात हो रही है, 7 से ज्यादा कितने क्या क्या नंबर है हमारा, 8 है और 9 है। कुछ बच्चों के 8 मार्क्स भी आए हैं, कुछ बच्चों के 9 मार्क्स भी आए हैं। तो 7 से ज्यादा की बात हो रही है तो हमें उसमें इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। और लास्ट में 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इन टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए जिनके मार्क्स या तो 7 है या फिर 7 से ज्यादा है। देन 5 + 4 9 and 3 12। तो 12 स्टूडेंट्स हैं इन टोटल जिनके 7 या फिर 7 से ज्यादा मार्क्स हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। हमने बताना है कि 4 से कम, बिलो 4 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। अब 4 से कम की बात हो रही है तो इसमें हम 4 इंक्लूड नहीं करेंगे। 4 से कम मार्क्स क्या है, 3 है, 2 है और 1 है। तो इन टोटल कितने स्टूडेंट्स के 4 से कम मार्क्स आए हैं हम वो लेके चलेंगे। तो 4 से कम में 1 2 3 इंक्लूड हो जाएगा। 1 मार्क कितने बच्चों का आया है, 2 स्टूडेंट्स का। 2 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, और 3 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के। वाह, 3 और 3 कंबाइन हो गए यहाँ पे। तो अब इन सबको ऐड कर देंगे, 2 + 3 5, 5 + 3 8। तो यानी कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 4 से कम मार्क्स आए हैं। तो आई होप आपको टेली मार्क्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। टेली मार्क्स से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें आपको ऐसा नंबर नहीं दिया हुआ, डेटा में नंबर नहीं गिवन है, नेम के अकॉर्डिंग या फिर आप कह सकते हो आइटम्स के अकॉर्डिंग आपको डेटा गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ओके, 30 स्टूडेंट्स की स्वीट्स की चॉइस बताई हुई है कि किसको क्या पसंद है।
ऑप्शन में हमारे पास गिवन है लड्डू है, बर्फी है, जलेबी है, रसगुल्ला भी है। आपको इनमें से क्या पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कितना जल्दी-जल्दी इसको खाते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आप इसको खाते हैं। हालाँकि इतनी स्वीट्स खाना अच्छी बात नहीं होती है, पर फिर भी आप अपनी अपनी चॉइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलिए देखते हैं, नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन तो रहेगा कि टेली मार्क्स में अरेंज करना है, टेबल टेबल में अरेंज करना है टेली मार्क्स यूज करके। एंड देन उसके बाद हमने बताना है विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा क्या पसंद है बच्चों को वो बताना है। तो इसकी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएंगी हमारी स्वीट्स, फिर आ जाएगा हमारा टेली मार्क्स, देन आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टेबल बनाते हुए आपको स्केल का यूज करना है, मेरी तरह ऐसे डायरेक्ट ही लाइन नहीं ड्रॉ कर देनी है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्केल यूज कीजिएगा अपना। तो स्वीट्स में जो हमें ऑप्शन गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है लड्डू का, ये तो पता है नहीं बेसन का है या फिर बूंदी का है। देन उसके बाद आएगा हमारा बर्फी, बर्फी भी नहीं बताई, बहुत सारी टाइप की बर्फी होती है। फिर है जलेबी, और लास्ट में है रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला। तो आइए चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसको भी बाकी क्वेश्चंस की तरह ही करना है। लड्डू, सबसे पहले लड्डू से स्टार्ट करते हैं। लड्डू वाले कॉलम में आ गया स्ट्रोक, फिर आ गई बर्फी, फिर अगेन लड्डू, देन जलेबी, फिर से लड्डू, फिर रसगुल्ला। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैंने फटाफट से टेबल बना दी है। वेरिफिकेशन के लिए कि हमने सही टेबल बनाई है नहीं बनाई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जब हमने ऐड किया तो 30 मिला, और हमारी बात भी कितने स्टूडेंट्स की हो रही थी, 30 स्टूडेंट्स की हो रही थी। तो ये तो हो गया हमारे ए पार्ट का आंसर। अब चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में कह रहा है विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज्यादा पसंद आने वाली स्वीट कौन सी है जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद आई। टेबल से देखिए हम कितने इजीली बता सकते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे रो डेटा गिवन था तो ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि सबसे ज्यादा क्या पसंद है। लेकिन जैसे ही हमने इसको टेबल में ऑर्गेनाइज किया, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सी स्वीट सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद आई है। जैसे लड्डू है, लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, 11 बच्चों को पसंद है, 11 स्टूडेंट्स को पसंद आया। और हम देख सकते हैं कि बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला वो थोड़ा कम पसंद आया। तो सबसे ज्यादा जो स्वीट रही वो क्या रहा, लड्डू रहा। तो कितना इजीली हमने फटाफट से टेबल में देख के अपना आंसर बता दिया। तो यहाँ पे डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ पे वो यही हेल्प करता है हमारा, एक तो हम टेबल के थ्रू इजीली चीजें समझ पाते हैं बजाय कि रो डेटा से समझने के, और दूसरा हमारा टाइम भी बहुत कम लगता है इसमें। तो आई होप आपको टेली मार्क्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है पिक्टोग्राफ। जैसे कि इसके नाम में ही पिक्चर आ रहा है, पिक्चर या फिर आप इमेज कह सकते हो, कि इसमें हम इमेजेस का, पिक्चर्स का यूज करके अपना डेटा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन ऑन द डेटा एट अ ग्लैंस। कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी हमारा ब्रेन जो है उसमें बहुत जल्दी रिएक्ट करता है बजाय कि चीज को पढ़ने के। अगर मैं आपको मैगजीन दे दूं, एक कॉमिक बुक दे दूं, तो उसमें आप उसको रीड करने के बजाय अगर मैं आपको उसमें इमेजेस के थ्रू बताऊं तो इमेजेस से के थ्रू आपका ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी कैच करेगा। जैसे नीचे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक कबर्ड दिया हुआ है, कबर्ड में कुछ कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमने क्या किया है, बुक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। Cupboard has 5 compartment given है इसमें. In each compartment, a row of books is arranged. Which row has the greatest number? Which row has the least number? Is there any row which does not have any book? तो इन सारे क्वेश्चंस का हमने क्या करना है, आंसर देना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर।
यहाँ पे हम देख सकते हैं रो 1 में जो बुक्स के जो यहाँ पे सिंबल्स यूज हुए हैं, यहाँ पे हमें बताया गया कि एक जो सिंबल है वो कितना क्वांटिटी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत बार ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे एक सिंबल जो है वो या एक पिक्चर जो है वो एक क्वांटिटी या एक यूनिट रिप्रेजेंट ना करके मैनी यूनिट्स भी रिप्रेजेंट कर सकती है, 1 भी कर सकती है या फिर मैनी भी कर सकती है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आएगा, उसमें समझेंगे उसको अच्छे से। तो अगर मैं इस फर्स्ट रो में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट रो में कितनी बुक्स ऑर्गेनाइज है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो कितनी बुक्स हैं यहाँ पे 4 बुक्स हैं। सेकंड रो में अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 बुक्स हैं। थर्ड रो में 2 बुक्स हैं। फोर्थ रो में सबसे ज्यादा है, पूरा लास्ट तक इतनी सारा स्पेस जरा भी नहीं बचा, पूरा लास्ट तक फिल है ये वाली रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिक्चर्स हैं, तो यानी 8 बुक्स हैं। और रो 5 में कितनी बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, विच रो हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, सबसे ज्यादा बुक्स जो है ऑब्वियसली किस में है, वो रो 4 में है। लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब कम, मिनिमम कम जो है बुक्स वो कौन सी रो में है, 2 ही बुक्स हैं रो नंबर 3 में। इज देयर एनी रो विच डज नॉट हैव बुक्स, ऐसी कोई रो है आउट ऑफ 5 रोज जिसमें कोई भी बुक ना हो, तो ऐसी कोई रो नहीं है। तो पिक्चर्स की हेल्प से कितना इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चंस के आंसर देना। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पिक्टोग्राफ से रिलेटेड। In a village, 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season. Observe this pictograph and answer the following questions. फ्रूट मर्चेंट्स हमें दिए हुए हैं, 6 फ्रूट मर्चेंट्स है, रहीम है, लखनपाल है, अनवर है, मार्टिन है, रंजीत सिंह है और जोसेफ है। क्या करते हैं अपने फ्रूट्स बास्केट, कितनी उनकी सेल हुई है सीजन में, उसका डेटा हमें गिवन है। लेकिन यहाँ पे जो एक बास्केट है, प्रीवियस क्वेश्चन में 1 जो सिंबल था, 1 बुक जो था वो काउंटिंग में भी 1 बुक ही रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पिक्चर जो है वो कितना बास्केट्स रिप्रेजेंट कर रही है, 100 बास्केट्स रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि 100 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर रहीम के रहीम की रो में अगर 1 2 3 4 बास्केट्स शो हो रही हैं, इसका मतलब उसने 4 बास्केट्स नहीं बेची हैं, उसने कितनी बास्केट्स बेची हैं, 400 बास्केट्स बेची हैं। क्योंकि एक बास्केट जो है वो कितना नंबर रिप्रेजेंट कर रही है, 100 रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी 100 हुआ, ये भी 100 हुआ, ये भी 100 हुआ और ये भी 100 हुआ। तो 100 200 300 और 400 बार बार ऐड करने के बजाय उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बास्केट की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 100 फ्रूट बास्केट। पिक्चर में 1 फ्रूट बास्केट कितना एक्चुअल में कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 100 बास्केट रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि लखनपाल की रो में एक हाफ बास्केट भी रिप्रेजेंट हो रही है। तो अगर फुल में अगर 100 है तो हाफ में कितना होगा, 100 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि लखनपाल ने कितनी बास्केट्स बेची हैं, तो 1 2 3 4 5 5 तो फुल बास्केट्स हैं, यानी कि 500 है। 500 के साथ ही ये हाफ बास्केट भी गिवन है, तो हाफ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें 50 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितनी फ्रूट बास्केट सेल करी है लखनपाल ने, 550 सेल करी है। तो जो हाफ बास्केट है उसमें क्या करेंगे हम, जो नंबर हमें गिवन है उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। फिगर देख के हम फटाफट से पता लगा सकते हैं। देखते ही हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा बास्केट्स किसने बेची हैं। यहाँ पे इसका पूरा एंड तक फिल है, मार्टिन ने बेची हैं। काउंट करने की हमें नीड नहीं है, उसने पूछा, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कि कितने नंबर ऑफ बास्केट्स बेची गई हैं, बस उसने इतना पूछा है कि किस मर्चेंट ने सबसे ज्यादा बास्केट्स जो है वो बेची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर।
अब इसमें पूछ रहा है कि अनवर ने कितनी बास्केट्स बेची हैं, तो अनवर कहाँ है? ये रहे अनवर। अनवर की काउंट कर लेते हैं, कितनी बास्केट्स शो हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 बास्केट्स शो हो रही हैं और हर एक बास्केट 100 रिप्रेजेंट कर रही है, तो कितनी हो जाएंगी? 700 हो जाएंगी। वहाँ फिगर में लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो इसका आ जाएगा बी का आंसर 700 बास्केट्स। या इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, अनवर सोल्ड 700 baskets. नेक्स्ट सी पार्ट में क्या कह रहा है? द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और more number of baskets are planning to buy a godown for the next season. Can you name them? अब क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे मर्चेंट्स जिन्होंने सीजन में 600 या फिर 600 से ज्यादा बास्केट्स बेची हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? कलेक्टिवली एक गोडाउन खरीद रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो हमें उनका नाम बताना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किसने कितनी बास्केट्स बेची हैं। यहाँ पे हमने 3 का तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, मार्टिन का भी ज्यादा ही है, रंजीत सिंह के भी 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा बास्केट्स हैं, 6 भी है तो भी, और या 6 से ज्यादा है यानी कि 600 से ज्यादा है तो भी। और जोसेफ का 1 2 3 4 5 भी नहीं है इसके। तो ऐसे कौन कौन है जिनकी 600 या उससे ज्यादा बास्केट्स बिकी हैं? एक तो है अनवर, दूसरा है मार्टिन और तीसरा है रंजीत सिंह। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट सीजन के लिए गोडाउन परचेज करना चाह रहे हैं। अनवर हो गया, मार्टिन एंड रंजीत सिंह। बाकी सबकी बास्केट्स जो थी वो 600 से कम बिकी थी, कम सोल्ड हुई थी। तो देखा, पिक्टोग्राफ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो लेनी होती है, कितने इजीली हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन कैच करता है। तो इस चैप्टर पे हमने देखा कि हम अपने डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कलेक्ट करके किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सो दैट क्विकली हमें उससे जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम उससे वो गैदर कर पाए। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मिलेंगे नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।